गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वेक्टर समाप्त हुआ था अपलोडिंग वीडियो में कल वेक्टर जो है आप लोगों का समाप्त हो गया था। और कल बोले थे कि डेली एक अपलोडिंग वीडियो होगा जिसमें वेक्टर ख़त्म है, तो अब 3D लेकर चलेंगे। तो आज से आप लोगों का 3D शुरू हो रहा है अपलोडिंग वीडियो में, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और पूरा समझिएगा, और जहाँ दिक्कत होगा कमेंट के जरिए हमसे बोलिएगा। तो चलते हैं, देखिए अध्याय 11 में है। अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। थ्री मतलब थ्री, डायमेंशनल मतलब विमीय, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति। इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3D। इसको शॉर्ट में बोलेंगे 3D। 3D मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए, तो हेडिंग है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 11.1। पहले हम लोग जानेंगे कि 3D होता क्या है। पहले जानेंगे 3D है क्या, 3D होता क्या है, 3D कहते किसको है। तो ध्यान से देखिएगा। गणित की वह शाखा जिसमें x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं उसे 3D कहते हैं। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3D का मतलब गणित की वह शाखा जिसमें x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे 3D कहते हैं। मतलब जिसमें x, y और z अक्ष के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D। समझ गए होंगे। ये मिटा रहे हैं। अब इसके बारे में जानेंगे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहां नहीं लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। यहां पे होता है मूल बिंदु। यहां एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर लेते हैं। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ध्यान से देखिएगा, E जो पॉइंट है वो कौन अक्ष पर है। E जो पॉइंट है आप लोगों का x अक्ष पर है। E जो पॉइंट है वो आप लोगों का x अक्ष पर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x, 0 0। ये जो पॉइंट है वो कौन अक्ष पर है। ये जो पॉइंट है वो x अक्ष पर है। जब x अक्ष पर पॉइंट है तो x रहेगा, y z का मान 0। इस पॉइंट को देखेंगे, ई पॉइंट कौन अक्ष पर है, तो ई पॉइंट आप लोगों का y अक्ष पर है। तो यहां पे हो जाएगा 0 y 0। ई पॉइंट देखेंगे कौन अक्ष पर है, z अक्ष पर है, तो इसका हो जाएगा 0 0 और z। ई पॉइंट जो है वो x अक्ष पर है, तो हो गया x अक्ष पर आता है तो x रहेगा, y z 0, तो x रह गया, y z का 0। ये y अक्ष पर है तो y रहेगा, x z 0। ये z अक्ष पर है तो z रहेगा, x y 0। क्लियर हो गया होगा। जिस अक्ष पर रहेगा वो रहेगा और उसके अदर में जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा।
ई वाला एक्स का लाइन है, ई वाला वाई का लाइन है। ध्यान से देखिए, ई वाला एक्स का लाइन है, ये एक्स वाला लाइन है, ये वाई वाला लाइन है। तो ये एक्स वाला लाइन वाई वाला लाइन दोनों मिलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई तल। इसको कहेंगे एक्स वाई तल। मतलब ये देखिए, ये एक्स और ये वाला वाई, तो एक्स ये वाला हो गया एक्स और ये वाला हो गया वाई, तो एक्स वाई के अंदर वाला जो आएगा उसको कहेंगे एक्स वाई तल। इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें एक्स रहेगा, वाई रहेगा और जेड का मान 0 हो जाएगा। एक्स वाई तल मतलब एक्स वाई, देखिए ये एक्स का लाइन है, ये वाई का लाइन है। देखिए ये एक्स का लाइन है, ये वाई का लाइन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इस अंदर वाला भाग को कहेंगे एक्स वाई तल। और इसका मतलब होगा एक्स वाई रहेगा और जेड का मान 0 हो जाएगा। अब आई ई वाला में, ई वाला हो गया वाई वाला लाइन, ई वाला हो गया वाई वाला लाइन, आई वाला हो गया जेड वाला लाइन, तो इसको हम लोग कहेंगे वाई जेड तल। इसका मतलब हुआ कि 0 और वाई और जेड, 0 वाई जेड कैसे, वाई जेड तल है, ध्यान दीजिएगा, वाई जेड तल है, इसमें वाई और जेड रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वाई जेड तल है, ये वाई जेड तल है, तो वाई और जेड रहेगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। अब ई वाला देखिए क्या है, ई वाला एक्स है, ई वाला जेड है, तो इसको कहेंगे एक्स जेड तल, एक्स जेड तल। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स 0 और जेड, एक्स जेड तल है। देखिए ई वाला हो गया एक्स का लाइन, ई वाला हो गया जेड का लाइन, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स जेड तल। इसमें एक्स रहेगा, जेड रहेगा, वाई का मान 0। एक बार समझ लीजिए, ई एक्स का लाइन है, ई वाई का लाइन है, तो ये एक्स वाला लाइन और वाई वाला लाइन के अंदर वाला भाग को कहेंगे एक्स वाई तल। इसका मतलब देखिए, ई एक्स का लाइन है, ई एक्स का लाइन है, ई वाई का लाइन है, तो एक्स और वाई के अंदर वाला भाग को कहेंगे एक्स वाई तल। इसका मतलब क्या होगा, तो एक्स रहेगा, वाई रहेगा और जेड का मान 0 हो जाएगा। ये देखिए वाई वाला लाइन है, ये जेड वाला लाइन है, जिसको कहेंगे वाई जेड तल। इसमें क्या होगा कि वाई जेड रहेगा, एक्स 0, जो तल रहेगा, देखिए ई वाला क्या है एक्स और ई वाला क्या है जेड, तो इसको कहेंगे एक्स जेड तल, या इसको जेड एक्स तल भी बोल सकते हैं। एक्स जेड तल बोलिए या जेड एक्स तल। तो इसमें एक्स जेड रहेगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पे 2-3 स्टेप समझ लीजिएगा। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के मिलने से, वाई अक्ष के मिलने से एक्स वाई तल बनता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के मिलने से एक्स वाई तल बनता है। अब देखिए, वाई अक्ष तथा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के मिलने से वाई जेड तल बनता है। इसके बाद एक्स अक्ष तथा जेड अक्ष के मिलने से जेड एक्स तल बनता है। एक बात सुन लीजिए, जेड एक्स कहिए, जेड एक्स तल कहिए, चाहे एक्स जेड तल कहिए, जेड एक्स तल कहिए, चाहे एक्स जेड तल कहिए, कोई अंतर नहीं होगा। यानी ई वाला एक्स, ई वाला वाई, देखिए एक्स और वाई का मिलान भाग ही है, इसको एक्स वाई तल।
y और z का मिलान भाग ई है जिसको y z तल, और z x का मिलान भाग ई है जिसको z x तल या x z तल। x z लिखिए या z x लिखिए, एक ही है, नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा और पूरा आप लोग समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये आप लोग लिख लीजिए। कोई कहेगा कि x अक्ष का नियामक, x अक्ष पर नियामक तो x 0 0, y अक्ष पर तो 0 y 0 और z अक्ष पर तो 0 0 z। समझिएगा आप लोग, अच्छा समझिएगा। तो ई वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, देख लीजिए। ई वाला जो है मिटा दे रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए अगला हेडिंग 3D का दिक अनुपात, 3D का दिक अनुपात, 3D का दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3D का दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3D, यानी 3D का दिक अनुपात क्या होता है हम लोग जानेंगे, इसका परिभाषा। दो बिंदुओं के क्रमागत अंतर को दिक अनुपात कहते हैं। क्रमागत अंतर को दिक अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल a, स्मॉल b तथा स्मॉल c, इसे स्मॉल a, स्मॉल b तथा स्मॉल c द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए इसका अर्थ जानिए, ध्यान से सुनिएगा। ये मिटा दे रहा है नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा आप लोग और समझिएगा। ध्यान दीजिए, 3D का दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3D, दो बिंदुओं के क्रमागत अंतर को दिक अनुपात कहते हैं। इसे a, b तथा c द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए इसका मतलब जानिए। ये मान लीजिए एक बिंदु हो गया A और ये एक बिंदु हो गया B। इसका कोऑर्डिनेट 3D है तो 3 होगा, x1 y1 z1। और ये आपका B है, इसको मान लेते हैं x2 y2 और z2। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के क्रमागत अंतर को दिक अनुपात कहते हैं। दो बिंदुओं के क्रमागत अंतर को हम लोग दिक अनुपात कहते हैं। इसे a, b तथा c द्वारा निरूपित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्रमागत अंतर, मान लीजिए आपको a निकालना होगा, तो क्रमागत अंतर a निकालना होगा, तो दूसरा में से पहला घटाइए, x2 माइनस x1, या पहला में से दूसरा घटाइए, x1 माइनस x2। अब देखिए b निकालना होगा, तो y2 माइनस y1
या y1 माइनस y2। मतलब देखिए C निकालना होगा, C निकालना होगा Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, इसका मतलब समझिए। दो बिंदुओं के क्रमागत अंतर को दिक् अनुपात कहते हैं। दो बिंदुओं को क्रम से घटाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिक् अनुपात। तो यहाँ देखिए, इसे ए कॉमा बी तथा सी द्वारा निरूपित करते हैं। इसको निरूपित हम लोग करेंगे ए बी और सी से। तो यहाँ लिखे हैं ए, यहाँ बी, दो बिंदु लिए। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अगर आपको ए निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ए निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 या x1, या तो अगला में से पिछला घटाइए या पिछला में से अगला। देखिए x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। वही b निकालना होगा तो y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। अगर c निकालना होगा तो z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2। या तो दूसरा में से पहला घटाइए या पहला में से दूसरा घटाइए, उसी को हम लोग कहते हैं दिक् अनुपात। घटाने पर, क्रम से घटाने पर जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे दिक् अनुपात। एक एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये मिटा रहे हैं, एक एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल 1,2,3 तथा 4,5,6 से 4,7,8 से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करें। जाने वाली रेखा का, ये मिटा दे रहे हैं, जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करें। दिक् अनुपात ज्ञात करें, कह रहा है कि दिक् अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसका हल, ध्यान से देखिएगा इसका हल। एक रेखा खींच लेते हैं, यहां मान लेते हैं पहला को ए और दूसरा को मान लेते हैं बी। तो ये हो गया 1,2,3 और ये हो जाएगा 4,7,8। अब दिक् अनुपात आपको निकालना है। ये मिटा दे रहे हैं बाबू, ये नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। देखिए कैसे निकालेंगे। पहला ए लिखते हैं, तो देखिए अगला में से पिछला घटाइए। 4 में से 1 गया 3, या फिर 1 में से, देखिए एक बार अगला में से 4 में से 1 गया 3, एक बार पिछला में से 1 में से 4 गया -3, या इसको लिख सकते हैं +-3। एक आंसर। अगर आपको बी निकालना होगा, एक बार अगला में से 7 में से 2 गया 5, या एक बार इसमें से 2 में से 7 गया -5 बराबर +-5। मतलब एक बार अगला में से पिछला घटा लेंगे, एक बार पिछला में से अगला घटा लेंगे। जैसे यहाँ पे सी निकालना है तो 8 - 3 5 और 3 - 8 5 -5, ये भी हो जाएगा +-5। तो यही हो गया आप लोगों का दिक् अनुपात। एक बार सुन लीजिए, 4 - 1 3 और 1 - 4 -3। फिर यहाँ देखिए 7 - 2 5 या 2 - 7 -5। फिर यहाँ देखिए 8 - 3 5 और एक बार मतलब आगे में से एक बार पीछे और दोनों मिलाकर 3 +3 -3 +-3 +5 - 5 +-5।
+5 -5 +-5। क्लियर? क्लियर हो गया होगा बाबू, नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा से समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा से। ये मिटा दे रहे हैं। अगला होगा हेडिंग 3D का दिक कोसाइन या दिक कोजिया, दिक कोसाइन या दिक कोजिया। 3D का दिक कोसाइन या दिक कोजिया। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3D। 3D का दिक कोसाइन या दिक कोजिया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3D। अब हम लोग जानेंगे 3D का दिक कोसाइन या दिक कोजिया क्या होता है, समझिएगा। ये मिटा दे रहे हैं बाबू, ये हो गया होगा। थ्री डी में दिक कोसाइन निकालने का दिक कोसाइन निकालने का दो तरीका होता है। अब जानिए, अगला हेडिंग है 3D का दिक कोसाइन या दिक कोजिया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3D। यहाँ लिखे 3D में दिक कोसाइन निकालने का दो तरीका होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वो दो तरीका क्या है, समझिए। पहला नंबर देखिए, यदि x अक्ष कॉमा y अक्ष तथा z अक्ष क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा कोण का निर्माण करता है। देखिए, यदि x अक्ष कॉमा y अक्ष तथा z अक्ष क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण का निर्माण करता है, तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा तथा कॉस गामा को दिक कोसाइन कहते हैं। इसे स्मॉल एम तथा स्मॉल एन से निरूपित करते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी लिखे हैं कि 3D का दिक कोसाइन या दिक कोजिया। अब यहाँ पर लिखे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3D। 3D में दिक कोसाइन निकालने का दो तरीका होता है। पहला तरीका जानिए, यदि x अक्ष कॉमा y अक्ष तथा z अक्ष क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण का निर्माण करता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा को दिक कोसाइन कहते हैं।
इसे स्मॉल एम तथा स्मॉल एन से निरूपित करते हैं। कोसाइन का मतलब ही होता है कॉस। आप लोगों के मन में आ रहा हो कोसाइन का मतलब क्या होगा, तो कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। ऊपर वाला मिटा दे रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहला क्या है कॉस अल्फा, डिनोट किससे करेंगे एल से, तो यहां लिख देंगे स्मॉल एल इक्वल कॉस अल्फा, स्मॉल एम इक्वल कॉस बीटा, स्मॉल एन इक्वल कॉस गामा। एल का मान हो गया कॉस अल्फा, एल निकालना होगा तो कॉस अल्फा, एम निकालना होगा तो कॉस बीटा, एन निकालना होगा तो कॉस गामा। देखिए इसे एल एम एन से निरूपित करते हैं, तो एल इक्वल कॉस अल्फा, एम इक्वल कॉस बीटा और एन इक्वल कॉस गामा। समझ गए? चलिए इसको मिटा देते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इस पर एक एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट जो है क्लियर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक एग्जाम्पल इस पर बाबू दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। एग्जाम्पल, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हल देखिए, कह रहा है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन, तो x वाला जो कोण बनेगा उसको अल्फा कहेंगे 90 डिग्री, y वाला जो कोण बनेगा उसको बीटा कहेंगे 135 डिग्री, और z वाला जो कोण बनेगा उसको गामा कहेंगे यानी कि 45 डिग्री। समझ गए? जो x पर कोण बनेगा उसको अल्फा, x के लिए 90, y के लिए 135 और z के लिए 45। तब तीनों निकालेंगे। पहले निकालेंगे एल इक्वल कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 का मान 0, एक आंसर हो गया। फिर एम निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस बीटा, तो यहाँ पे कॉस बीटा के जगह 135, तो कॉस हो जाएगा 135 बराबर -1/√2, ये आंसर। फिर इसके बाद एन इक्वल कॉस गामा, तो गामा के जगह 45, तो हो जाएगा कॉस 45 और कॉस 45 का मान 1/√2, यही आप लोगों का आंसर। कॉस गामा वाला थोड़ा दिखाई नहीं देगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एन इक्वल कॉस गामा, तो हो गया कॉस 45 और कॉस 45 का मान 1/√2। समझ गए होंगे बाबू, ध्यान से देखिए। तो ये समझ गए आप लोग? चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम अभी बोले हैं कि इसमें दो तरीका होता है,
बोले हैं कि इसमें दो तरीका होता है। आज एक तरीका बतलाए हैं और कल के वीडियो में दूसरा तरीका आप लोगों को बतलाएंगे। मतलब कल के क्लास में 11.1 का थ्योरी आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। थ्योरी ही नहीं, एक्सरसाइज भी कल समाप्त हो जाएगा। यानी कल के वीडियो में अभी थ्योरी खत्म नहीं है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, अभी थ्योरी खत्म नहीं है, ध्यान दीजिए बाबू। अभी आप लोगों का 11.1 का थ्योरी आधा खत्म हुआ है, आधा कल खत्म करेंगे और कल खत्म करके एक्सरसाइज बनवाएंगे। तो अभी थ्योरी खत्म नहीं है। हम बोले हैं कि दी कोसाइन निकालने का कितना तरीका है, दो, एक बतला दिए और एक कल बतलाएंगे और फिर उसके आगे मतलब कल के क्लास में 11.1 का थ्योरी टोटल खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। डेली छोटा छोटा वीडियो भेजेंगे, देखते रहिएगा, धीरे धीरे देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बाबू। 3D शुरू हो गया है, 11.1 का कल थ्योरी खत्म होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, थैंक यू। देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो जो भी नए स्टूडेंट मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही बाबू। कल मिलते हैं दी कोसाइन का नियम नंबर 2।